क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, ये मॉडर्न वर्जन है दास्तान गोई का, या आप समझते हैं ये दोनों अलग-अलग चीज़ें? जब भी कोई दुनिया में हमारी ज़िंदगी में मामूल से हट के बात हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। अभी कोई मुझे रास्ते में मुझे मिल जाता, कोई हुँ, आ जाता, वो कहता भाई मोबाइल निकालो, सही है, वहाँ से कहानी वहाँ शुरू से हो जाती कहानी है, शुरू ठीक हो है। जाए। इनफैक्ट हमारा जितना ज़्यादातर जो क्लासिकी अदब है, वो सुनाने के लिए लिखा गया है। हुँ, ग़ज़ल मुशायरे में सुनाने के लिए लिखी जाती थी, हुँ, मरसिया सुनाने के लिए लिखा जाता है। इनफैक्ट हमारा ये जो लफ्ज़ भी है सुनाना, हुँ, इसका देखिए इसका अंग्रेज़ी में कोई मुतरादिफ़ आपको नहीं मिलेगा। पाशा साहब हैं, हुँ, इस वक़्त कनाडा में होते हैं। उन्होंने एक किताब छापी द ब्रोकन स्पेल। दास्तान एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। वो दास्तान चलती चलती रहेगी। रहेगी। हाँ, पहली बार तो इसमें ओशरो बच पड़ी है, ठीक है? उसमें आप जगह-जगह देखेंगे लिखा हुआ आएगा कि ये वाला वाक़या जो है वो पहले दफ़्तर में है, अच्छा। सही है? जो हुँ, कि अभी छपा नहीं है, हुँ, ठीक सही है। है? नौजवान आते हैं, जो लोग सीखने आपके पास आते हैं, उनमें कितना इंटरेस्ट आप मिला इस तरफ आने के लिए? बहुत सारे लोगों में बहुत दिलचस्पी रखते हुँ, हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो खुद से कोशिश करने के लिए इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है। एक तो ये कि ज़बान से ही जो है घबरा जाते हैं। अब तो एआई का दौर आ रहा है, हर हुँ, चीज़ रिप्लेस हो रही है। तो हुँ, जो चीज़ शायद रिप्लेस ना हो सके, वो ये ह्यूमन इंटरैक्शन है, जो कि सिर्फ़ हुँ, थिएटर के स्पेस में ही अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कि थिएटर की तालीम हासिल कर चुके हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले दास्तान की तरफ बढ़ें। हुँ, अब दास्तान-ए तिलिस्म होशरुबा है, अमीर हमज़ा, अमर अय्यार, हुँ, ये सब अरब के किरदार हैं। सारी उनकी हरकतें हिंदुस्तानियों वाली। जैसे ही अमर ने असद तिलिस्म कुशा के कैद होने की खबर पाई, तो फ़ौरन ही एक गोशे में ठहर कर, मोम पेच रोशन करके, आईना सामने रख कर, एक औरत-ए निहायत शकीला की ऐसी सूरत बनाई। ये मेरी ही जूतियों का सदका है कि तुम बादशाह बने, तुम मुझको जलाओगे? मेरी पापोश की नोक की झोंक पर सल्तनत है। आदाब, मैं हूँ मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ हैं आज फ़वाद ख़ान साहब, जो कि एक्टिंग और थिएटर पढ़ाते रहे हैं, नापा में भी, आर्ट्स काउंसिल में भी कई सालों तक, और एक्टर भी हैं। कई इन्होंने फ़िल्म्स में भी काम किया है। उनसे आज हम बात करेंगे दास्तान गोई पे। बहुत शुक्रिया आपका फ़वाद ख़ान साहब हमें जॉइन करने के लिए। आप दास्तान गो भी हैं। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। जी। बिल्कुल, दास्तान गोई मेरे ख़्याल में अब कोई 11 साल हो गए दास्तान गोई करते हुए। हुँ। तो बिल्कुल दास्तान गोई करते रहेंगे। अच्छा, फ़वाद ख़ान साहब ये बताइए, अ, डिजिटल मीडिया का दौर है और इसमें जो है, जो भी इसका फ़ैसेट आप उठा लें, सहाफ़त हो, मार्केटिंग, एडवर्टाइज़िंग, हर जगह बहुत ज़ोर है स्टोरी टेलिंग पे। हुँ, जहाँ जाए ना, हर कोई कहता है भाई स्टोरी टेलिंग के तरीके से बात करें और तो लोगों को मैसेज मिलेगा। हुँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, ये मॉडर्न वर्ज़न है दास्तान गोई का, या आप समझते हैं ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कहानी तो एक लार्जर अम्ब्रेला है, हुँ, सही है ना? कहानी मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म्स में एग्ज़िस्ट कर सकती है, विजुअल फ़ॉर्म में भी हो सकती है, स्टोरी टेलिंग की अल्फ़ाज़ के फ़ॉर्म में भी लिखी हुई भी हो सकती है, सही है? तो ये सब अपने अलग-अलग असनाफ़ हुँ, हैं। अ, दास्तान गोई अपने आप में जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, वो एक ख़ास रिवायत कायम हो चुकी थी। एक ख़ास उसके सुनाने के तरीक़े, उसके कवायद व ज़वाबित तय हो गए थे, एक वक़्त के आने के बाद। हुँ, यानी कि ये नहीं था कि हर कहानी जो आप सुना रहे हैं वो दास्तान गोई है। यानी कि हुँ, कहने का मकसद ये है कि अब जैसे हीर सुनाई जाती है पंजाब में, वो हीर सुनाने का अंदाज़ और ये जो उर्दू की दास्तान ख़ास तौर पे जो उर्दू ज़बान हुँ, में जिस तरह से हुँ, लखनऊ में, दिल्ली में सुनाई जाने लगी, वो अंदाज़ अलग थे और उनके कवायद ज़वाबित अलग थे। तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहना कि दास्तान गोई की मॉडर्न फ़ॉर्म है, ये मेरे नहीं नहीं। ख़्याल कि ये दुरुस्त बात होगी। कहानी तो हर दौर में हर इंसान ने मेरे ख़्याल में जब से बोलना शुरू किया है, हुँ, वो हर तरह की कहानी सुनाता रहा है। हुँ, आज भी जब भी कोई दुनिया में हमारी ज़िंदगी में हुँ, मामूल से हट के बात हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। अभी हुँ, कोई मुझे रास्ते में मुझे मिल जाता, कोई हुँ, आ जाता, वो कहता भाई मोबाइल निकालो, सही है, वहाँ से कहानी वहाँ शुरू से हो जाती है, कहानी शुरू ठीक हो है। जाए। या वैसे ये भी कह सकते हैं कि ये तो अब मामूल की बात है, तो बिल्कुल। शायद शायद कहानी ना ना बनती, हो। हाँ। अ, अच्छा, मॉडर्न एंटरटेनमेंट जो है, उसके आने से पहले हुँ। हमारी इस सोसाइटी में दास्तान गोई की क्या अहमियत थी? साउथ एशिया की अगर हम बात करें।
देखिए कितनी अहम थी? जी। दास्तान मकबूल थी। हुँ, एक बात तो ये 18वीं 19वीं सदी में ख़ासा मकबूलियत हासिल कर ली थी दास्तान गोई के फ़न ने। इसका सिर्फ़ इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवल किशोर प्रेस ने दास्तानें छापना शुरू की। ओके। ये ओरल ट्रेडिशन था। हुँ, सबसे पहले तो यही समझने की बात है कि दास्तानी अदब जो है, वो जिसको कहते हैं ओरेचर कह हुँ, लें, वो सुनाने के लिए लिखा जाता था हुँ, कि मजमे को सुनाने के लिए हुँ, आप दास्तान तैयार कर रहे हैं। फिर वो जब इतनी मकबूल हो गई तो नवल किशोर प्रेस ने दास्तान गोइयों को हायर किया कि आप इसको कलमबंद करें। अच्छा। तो फिर कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे दास्तान अमीर हमज़ा जो कि उस ज़माने में ख़ासी हुँ, मकबूल हुँ, दास्तान थी, उसको कलमबंद करना शुरू किया और पहले दास्तान अमीर हमज़ा का एक हिस्सा जो कि तिलिस्म होशरुबा कहलाता है, हुँ, वो पब्लिश हुआ पहले। हुँ, जबकि तिलिस्म होशरुबा से दास्तान शुरू नहीं होती। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो तिलिस्म होशरुबा 8वां दफ्तर होगा, हुँ, 8वां वॉल्यूम होगा, हुँ, जहाँ से तिलिस्म होशरुबा शुरू होती है। लेकिन चूँकि तिलिस्म होशरुबा की पॉपुलैरिटी दास्तान अमीर हमज़ा में भी सबसे ज़्यादा थी, जी। तो पहले तिलिस्म होशरुबा के 8-9 वॉल्यूम्स जो भी हुँ, हैं, वो पहले छपे। फिर दास्तान अमीर हमज़ा के बाकी वॉल्यूम्स उन्होंने छापना शुरू किए। कोई 46 जिल्दें हैं, जिसमें दास्तान अमीर हमज़ा छपी और एक एडिशन नहीं छपा, मल्टीपल एडिशंस छपे। तो हुँ, नवल किशोर प्रेस अगर इस दास्तान को छापने के लिए तैयार थे, तो एक बात तो यही वाज़ेह है कि ये इतनी मकबूल आम थी चीज़ जे कि हुँ, उन्हें लगता था कि इसे छापना चाहिए, लोग खरीदेंगे, इसे पढ़ेंगे और मल्टीपल एडिशंस हुँ, छपे। और तिलिस्म होशरुबा के तो अभी तक एडिशंस आते रहे। इवन संगे मील ने भी हुँ, एक उसका उसके नवल किशोरी एडिशन की एक तरह से अक्सबंदी करके उसका हुँ, वो छापा उन्होंने। हुँ, हुँ। अम, या अच्छा, ये बताइए, तो ये जो दास्तान-ए अमीर हमज़ा है, इस तरह के जो क्लासिक वर्क्स हैं, वो उनका कितना गहरा ताल्लुक है दास्तान गोई से? कि अगर ये ना होते तो क्या दास्तान गोई होती या वाइस वर्सा? हाँ, अच्छा हम अगेन मैं कहूँगा कि हर ओरल स्टोरी ट्रेडिशन को हम दास्तान गोई नहीं कह रहे इस हुँ, वक़्त। हुँ, हम दास्तान गोई से मुराद ले रहे हैं एक ख़ास किस्म की कहानी सुनाने का तरीक़ा जो उर्दू ज़बान में राइज हो गया 18वीं 19वीं हुँ, 17वीं 18वीं 19वीं सदी में। हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो हम ख़ासुल ख़ास उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये कि जो दास्तानें थीं, ये जैसे मैंने कहा कि ये सुनाने के लिए लिखी जाती थी। हुँ, सो भले आप उसको एक्सटेम्पोर सुनाएँ, हुँ, यानी खुद से इम्प्रोवाइज़ करके सुनाएँ, या आप उसको याद करके सुनाएँ या हाथ में लेकर पढ़ के सुनाएँ, हुँ, वो लिखी इस वजह से गई है कि उसको सुनाया जाए। ठीक है। अच्छा, अगर आप अब जो वो ज़ाहिर है कि कलमबंद जब किया गया उसको, हुँ, तो उसमें कुछ न कुछ लिखने में तब्दीली हुँ, यकीनन किसी हद तक हुँ, आई। लेकिन उसमें भी जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास रहता है कि ये लिखी ऐसे ही गई है जैसे मजमे को सुनाने हुँ, के लिए लिखी जाती है। हुँ, जैसे कोई खेल लिखता है, हुँ, नाटक लिखता है कि उसे खेला जाएगा, हुँ, उसी तरह दास्तान लिखी जाती है कि इसे सुनाया जाएगा। हुँ, ये लेकिन चूँकि छप भी रही थी हुँ, तो एक तरह से इस बात का भी ख़्याल रखा गया कि कोई अकेले में बैठ के पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। हुँ। लेकिन चूँकि वो दास्तान वो ही वो उनको लिख रहे थे, तो वो इसकी खूबसूरती उसी में आती उसमें है। ही आती थी, तो वो जुमला ही वो लिखते हुँ, थे जो कि वो सुनाते थे आम तौर हुँ, पे। हुँ। अच्छा, तो आपने बात की कवायद की, हुँ। कि जिस इसके बाकायदा एक कवायद हैं, और तो वो उस पे ज़रा बताइए कवायद किस तरह से, मतलब ज़ाहिर है अब ये आपकी जो ऑडियो बुक्स हैं, ये वो हुँ। तो नहीं है ना कि आप वो पढ़ के तो नहीं सुना रहे, तो उसका एक अंदाज़ है पूरा, तो उस पे थोड़ा-सा बताइए अच्छा कि क्या देखिए, है? ऑडियो बुक तो एक ये बात है कि कोई लाइव परफ़ॉर्मेंस नहीं है हुँ, ऑडियो बुक। हुँ, ऑडियो बुक तो आप रिकॉर्ड कर रहे हुँ, हैं, आपका ख़्याल है कि कोई सुनेगा उसको, हुँ, ठीक है। इसके बरक्स दास्तान सुनाने की चीज़ है, किसी को सुनाई जाएगी। हुँ, इनफैक्ट हमारा जितना ज़्यादातर जो क्लासिकी अदब है वो सुनाने के लिए लिखा गया है। हुँ, गज़ल मुशायरे में सुनाने के लिए लिखी जाती हुँ, थी, हुँ, मरसिया सुनाने के लिए लिखा जाता है। इनफैक्ट हमारा ये जो लफ्ज़ भी है सुनाना, हुँ, इसका देखिए इसका अंग्रेज़ी में कोई मुतरादिफ़ आपको नहीं मिलेगा। हुँ, आप क्या कहेंगे? रिसाइट करना, हुँ। सुनाने से ऐसा लगता है जैसे कोई कान में उंडेल रहा है कोई चीज़, हाँ, ठीक है हाँ, ना? हाँ। सो ये जो फ़ॉर्म्स हैं इनका ताल्लुक सुनाने से था, हुँ, एक तो बात ये। फिर ये कि कुछ उन लोगों के जो दास्तान गो थे, अब उनकी कुछ रिवायतें हमें मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस दास्तान आखिरी बड़े दास्तान गो को गुज़रे भी। जैसे मीर बाक़िर अली हुँ, दिल्ली के आखिरी बड़े दास्तान गो माने हुँ, जाते हैं, जो लाहौर में भी आके दास्तान गोई करके हुँ, गए।
और उनका इंतकाल 1926-27 में हुआ है गालिबन। तो कोई 100 साल का अरसा हुआ, लेकिन 100 साल के अरसे में इस कदर फरामोश कर दिया हमने कि ये दास्तानें किसी के पास मौजूद भी नहीं थी। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी जो कि बहुत बड़े उर्दू के मुहक़्क़िक़ भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, उन्होंने तहक़ीक़ करके ये 46 जिल्दें जमा की, उनको पढ़ा, उनको स्टडी किया, उनके ऊपर तनक़ीद लिखी, उसको फिर दोबारा सही मानों में सेहरा उनके सर जाता है रिवाइव करने का। हमारे पास एक तो ये कि अदब जमा हुआ कि ये दास्तानें किस शक्ल में थी, तो उससे हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये किस तरह से सुनाई जाती थी। फिर उसके अलावा कुछ और लोगों ने, पाशा साहब हैं इस वक्त कनाडा में होते हैं, उन्होंने एक किताब छापी द ब्रोकन स्पेल, तो उसमें भी मज़ीद जो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने काम शुरू किया था उसको थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उन्होंने भी रिसर्च करना शुरू की कि दास्तान को सुनाते कैसे थे। मिसाल के तौर पे अगर एक बात तो ये है कि दास्तान को जो कहानी सुना रहा है उसमें अब दास्तान एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, दास्तान चलती रहेगी। हाँ। आज की नशिस्त ख़त्म हो जाएगी, मगर इसका मतलब ये है कि आज की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। आज की सिर्फ इतना किस्सा ख़त्म हुआ है जितना आज हमने सुनाया, बाकिया आगे सुनाया जाएगा। इसमें आप ऐसे भी कह लीजिए जैसे अल्फ़ लैला 1001 रातें हैं, मगर 1001 रातों पे ही दास्तान ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप उसमें जब चाहें उसमें कहानियाँ जमा कर सकते हैं, वो 1001 रातों के ख़त्म होने से पहले होंगी। सही है। इसी तरह से दास्तान अमीर हमज़ा में आप जहाँ चाहें जो किस्सा डाल दें, वो दास्तान अमीर हमज़ा में अमीर हमज़ा के शहीद होने से पहले होगा। ये नहीं है कि अमीर हमज़ा की शहादत आपने एक बार बयान कर दी तो अब आगे दास्तान नहीं सुनाएंगे। अब आप सुना रहे हैं, मगर वो किस्सा उनकी शहादत से पहले का। तो दास्तान कभी ख़त्म नहीं होती, एक तो बात ये। दूसरा ये कि उसमें ज़बान का बहुत खेल है। हमारे ज़ाहिर वो दौर भी ऐसा था कि जिस दौर में आपके पास गालिब मौजूद हैं, मीर अनीस मौजूद हैं, मीर तक़ी मीर वग़ैरह, ये सब लोग बड़े बड़े ज़बानदान लोग मौजूद थे। मुआशरे में ज़बान का बड़ा ज़ोर था। तो जो दास्तान का जुमला भी लिखा जाता है वो नहायत क्लासिकी अंदाज़ का जुमला है, वो ऐसे रैंडम नहीं है। यानी कि रैंडम भी कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन ज़्यादा उस बात को सराहा गया कि जहाँ पे वो चीज़ जो कि आप शेर में अच्छी ज़बान जिस तरह से शेर में ढूंढते हैं, उसी तरह से किसी हद तक दास्तान में भी उसका नमूना आपको मिलता है। फिर कुछ इस तरह की बातें मिलती हैं कि दास्तान गो, जो बड़े दास्तान गो थे, उनकी महारत एक ये हुआ करती थी कि वो कहानी जितना चाहें खींच सकते हैं, कहानी रुकी भी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। अब ये एक अजीब व गरीब बात है। रुकी ऐसे रहेगी कि मिसाल के तौर पे अब एक ये वाक़या है, वाक़या कह लें, कहानी कह लें, लेकिन इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ये आर्ट इन दास्तान गो के पास, गोइयों के पास था। वो ये कि कहानी रोकने का आर्ट। मिसाल के तौर पे एक नवाब साहब थे, उनका एक दास्तान गो थे, दरबार में उनके वो कहानी सुनाते थे उनको रोज़ाना। अब उनको छुट्टी चाहिए थी, उनको अपने घर जाना था, तो छुट्टी उस ज़माने में लेने, घर जाने के लिए कोई 3 महीने का वक्त लगता था, फिर वापस आते थे आप। तो उन्होंने कहा शागिर्द को कि भाई मैंने यहाँ तक दास्तान कर दी है, शहज़ादा जो है वो शहज़ादी के महल की दहलीज़ पर आ गया है, या हजला अरूसी की दहलीज़ पर आ गया है, आज उसकी सुहागरात है, सही है। अब तुमको यहाँ पे दास्तान रोकनी है, मैं जब आऊँगा तो आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है। तो अब वहाँ से वो दास्तान को जो है, उनका शागिर्द 3 महीने तक वहाँ पे दास्तान रोक के रखा। अब वो रोकने का तरीक़ा क्या है, उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो क़यास आ रही है वो ये है, जो मेरी समझ में आता है, कम से कम कह लीजिए कि अबू बयान जारी से कि उसने कपड़े किस तरह के पहने हैं, किस किस्म का जरी का दुपट्टा है, किस किस्म का उसके ऊपर काम है, कैसी वो हसीन लग रही है, उसकी आँखों की बात, उसकी नाक की बात, उसके होंठों की बात, उसके दांत और उसका सरापा खींचा जा रहा है। फिर जिस तरह से सेज सजी हुई उसका बयान जारी है। फिर उसमें किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसके अंदर कहानी के अंदर कहानी आ गई कि अरे तुमको ये किस्सा नहीं पता, तो फिर हम उस किस्से पे चले गए। अभी तक शहजादे ने घूंघट नहीं उठाया। अच्छा, सही है। वो तो जब आएंगे 3 महीने के बाद जब वो आएंगे तब वो घूंघट उठाया जाएगा। सो ये जो एक आर्ट था कि कहानी रोक लेना, उसमें एक तरीका ये है कि बयान इतना खूबसूरत है कि बेशक जिसे कहते हैं हम एरिस्टोटेलियन लैंग्वेज में कि एक्शन आगे बढ़ रहा है, कि भाई कहानी रुकनी नहीं चाहिए, एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर सुनने वाले को मज़ा भी बेहतरीन आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो इम्प्रोवाइजेशन हुई ना, कि अगर वो जो इनका डिसाइपल है, जो शागिर्द है, उसने वहाँ रोक के रखा है, तो वो इम्प्रोवाइज कर रहा है ना डेली। बिल्कुल इम्प्रोवाइज भी कर रहा है, मगर उनके अपने रेpertoire में भी कई सारी चीज़ें हैं। उनकी ज़ंबील में कई सारे किस्से हैं जो कि उन्हें पहले से याद हैं, या उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं, या वो ज़बान पे इतनी महारत रखते हैं कि वो उसको, अब हम
चूँकि हम नए दौर में, हम ऐसे दौर में दास्तान कर रहे हैं जहाँ पे हम, एक तो ये कि हम ये कहना कि हम उस ही फ़न को पूरा ज़िंदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हम उसके बारे में जो कुछ भी हम समझते हैं, उसको समझने के बाद हम आज उसकी एक तरह की रीइन्वेंशन कर रहे हैं। तो कुछ रिश्ता कायम करने की भी कोशिश है, लेकिन साथ ही साथ जो है, चाहते ना चाहते हुए, खाई ना खाई, आपको रीइन्वेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास सारी मालूमात नहीं है और वो जो एक तसलसल था वो टूट चुका है। और क्या हम ये भी कह सकते हैं इसलिए रीइन्वेंट करना पड़ रहा है कि ऑडियंस भी डिफरेंट है? कुछ ये वजह भी है। हाँ। ऑडियंस इससे डिफरेंट है कि अब मिसाल के तौर पे जब वो लोग दास्तान सुना रहे थे, तो अब एक दास्तान इतनी मकबूल थी कि उसको वो किसी जगह से भी सुनाते, लोग सुनने के लिए बैठ जाते। लोगों को पता था कि अय्यार कौन है, अय्यारी का मतलब क्या है, साहिर कौन है, अफरासियाब कौन है, मलिका हैरत कौन है, सही है, लका कौन है, इन किरदारों से वो वाकिफ़ हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही वाकिफ़ हैं जैसे आजकल के दौर में लोग जो है वो बैटमैन और सुपरमैन से वाकिफ़ हैं कि आज आप कहीं से भी किस्सा सुनाएं बैटमैन का, तो लोग जो है, जो वेस्टर्न मूवीज़ जिन्होंने देखी हुई हैं कम से कम, या जिन्होंने वेस्टर्न मूवीज़ नहीं से देखी हुई, तो आप उसकी जगह आप कह लें कि जी हीर रांझे का आप कहीं से भी किस्सा सुनाना शुरू करें, तो जो पंजाब में आवाम है, आम आवाम है, वो समझ जाएगी। तो इतनी वाक़फ़ियत लोगों की थी। आज हम जब सुनाने के लिए जाते हैं तो हमें बाकायदा एक तारुफ़ करवाना पड़ता है। दास्तान अमीर हमज़ा, अव्वल तो पहले यही बताना कि दास्तान अमीर तिलिस्म होशरुबा दास्तान अमीर हमज़ा का एक हिस्सा है, उसमें ये किरदार हैं, उन किरदारों का काम ये है, यहाँ पे इस तरह से हीरो का काम है, इस तरह से विलन का काम है। मिसाल के तौर पे दास्तान अमीर हमज़ा में एक बहुत आम सी बात ये है कि हीरो कभी नहीं हारेगा, ये बात आपको पता है। बिल्कुल। अय्यार जो हैं उनको शिकस्त नहीं होगी। फिर इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा? ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि वो इंटरेस्ट कैसे जनरेट करने का तरीका है, जबकि आपको एंड पता है कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, हाँ। लेकिन उसमें उसको कहानी में फिर कैसे भी दिलचस्पी रहेगी। हाँ। अच्छा, तो ये जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उसमें ज़ाहिर है अब थोड़ी बहुत तो इम्प्रोवाइज़ेशन भी होती है और दास्तानें लंबी होती हैं, तो वो सारी क्या मेमोराइज़ की जाती हैं या एक एक खाका सा ज़हन में बिठा लिया जाता है और फिर उस पे अल्फाज़ बिठाए जाते हैं? देखिए, पहले तो जो दास्तान, अब कुछ ऐसी रिवायतें मिलती हैं, वो कहते हैं 1000 सफ़े की दास्तान का एक दफ्तर उन्होंने छापा, नौशीरवां नामा है, उसके बारे में किसी ने कह दिया कि अरे ये कोई याद कर ले तो बड़े आराम से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकता है, दास्तान सुना सकता है। याद कर ले 1000 सफ़े। हाँ। सही है, तो करते ही होंगे, याद भी करते होंगे। साथ में चूँकि ज़बान पे कुदरत थी उनको, तो वो यकीनन उसमें वो इम्प्रोवाइज़ करते होंगे। हमारे पास बेइंतहाशा ऐसी मिसालें मौजूद हैं शुअरा की, जो कि फिलबदी शेर कहते थे। उनके सामने अभी कहें कि जी ये शेर कह के सुना, तो वो फ़ौरन से उस किसी भी मौज़ू पे शेर कहेंगे, मुरस्सा शेर कहेंगे, ढंग का शेर कहेंगे। तो ये काम उस ज़माने में दास्तान गो भी करते होंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने तैयार करके रखी होंगी। अब इसका ऐसे देखिए कि जब तिलिस्म होशरुबा पहली बार तिलिस्म होशरुबा छप रही है, ठीक है, उसमें आप जगह जगह देखेंगे लिखा हुआ आएगा कि ये वाला वाक़या जो है वो पहले दफ्तर में है। अच्छा। सही है, जो कि अभी छपा नहीं है। ठीक है। सही है। हाँ। उसका जिक्र पहले दफ्तर में आएगा। हाँ। ठीक है। सो ये एक अजीबोगरीब बात है कि वो जो दास्तान गो लिख रहे थे, उन्हें पूरे किस्से का इल्म है कि पूरा किस्सा, और उसमें पहला दफ्तर में कौन से वाक़यात हैं, 28वें दफ्तर में कौन से वाक़यात हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना इस पे कंट्रोल रखें कि हमें पता है किधर है। हमें पता है किधर है, और कोई और नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कोई और नहीं कर सकता, नहीं, मकसद ये कि एक ओरल ट्रेडिशन में इतनी चीज़ फैली हुई है कि ये इस बारे में वो बात कर सकते हैं कि अच्छा इसका जिक्र पहले दफ्तर में आएगा। अभी इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये चीज़ है। अच्छा, तो जब इसकी परफॉर्मेंस होती है दास्तान गोई की, तो उसमें क्या सारा जोर सिर्फ अल्फाज और अदायगी पर होता है या इसमें एम्बियंस भी काउंट करता है कि कॉस्ट्यूम्स हैं, सेट है, वो सब कुछ भी इसका हिस्सा होता है? सबसे ज़्यादा जोर तो अल्फाज की अदायगी, आपका तरीक़ा अल्फाज को अदा करने का, कहानी पहुंचाने का तरीक़ा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे महारत जिस पे हासिल करने की ज़रूरत है, वो तो ये है। उसके बाद वो सारी चीज़ें मदद करती हैं। मिसाल के तौर पे माहौल ऐसा हो जहाँ पे बिला वजह का शोर ना हो रहा हो, तो ये आपकी तवज्जो हासिल करने में मदद देता है। सही है। हम भी अंगरखा पहन के हिंदुस्तान में उन्होंने दास्तान शुरू की
तो उन्होंने लखनवी अंदाज़ का अंगरखा पहनना शुरू किया। हमने कहा चलें हम भी उसी तरह से अंगरखा पहन के लें। अंगरखा नहीं पहनते तो कुर्ता पाजामा पहन लेते। अब आप रखना चाहें तो लोग कोई ख़ासदान रख लें, कोई पानदान रख लें, कोई थोड़ा सा पुराने ज़माने का माहौल, कुछ लोगों को एक विजुअल एक वो मिल जाता है। हिंदुस्तान में दानिश हुसैन अब दास्तान सुनाते हैं तो वो साथ में कोई परकशन भी रखते हैं। हमने कभी ये नहीं किया। इस बार मीसम ने कहा कि इस बार ये भी करके देखते हैं। तो उसने तबला रखवाया, उसके साथ कुछ तबला भी रखवाया, कुछ साथ में और छोटी छोटी रिवायती जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको दरकार थे वो उन्होंने रखे और उसके साथ दास्तान की। तो ये सब एक तरह से कोशिशें हैं जो कि की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है वो ज़बान के ऊपर महारत है और ज़बान की अदायगी पे। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे, बहुत साल आपने पढ़ाया है नापा में, आर्ट्स काउंसिल में, और आप एक्टिंग पढ़ाते रहे, थिएटर पढ़ाते रहे। तो जो नौजवान आते हैं, जो लोग सीखने आपके पास आते हैं, उनमें कितना इंटरेस्ट आप मिला इस तरफ आने के लिए? बहुत सारे लोगों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो खुद से कोशिश करने के लिए इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है। एक तो ये कि ज़बान से ही जो है घबरा जाते हैं। क्यों, उर्दू भी है, फारसी भी है, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ फिर सिर्फ यही नहीं, फिर उसको उसके ऊपर काम करना, उसको याद करना, उसको देखना। अब देखिए हम दास्तान सुनाते हैं तो सिर्फ दास्तान सुनान ये नहीं है कि ऐसे ही बस कहीं से भी खोला और याद करके सुना दें। अब हमें दिक्कत ये पेश आती है कि जैसे आपने कहा कि आज की ऑडियंस भी नई है जो कि इस दास्तान से वाकिफ़ ही नहीं है, तो हमें वो हिस्से भी ढूंढने पड़ते हैं जो कि लोगों को मज़ा देंगे, जो कि जिसमें एक तरह का सुनने वाले को स्टार्ट मिडिल एंड भी मिल जाए। तो उसको निकालने के लिए भी आपको अच्छा खासा कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर अलग मेहनत करनी पड़ती है। वो भी हम तो ये भी करने को तैयार हैं कि कोई कहता है कि अच्छा दास्तान में करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये हमने टुकड़ा निकाला हुआ है, ये तुम याद कर लो। कोई पलट के याद करके नहीं बताता, इक्का दुक्का लोगों ने बताया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं भी, मसलन के ज़रक़ा दास्तान गोई हमारे साथ करती रही, ज़ूबी फ़ातिमा उसने हमारे साथ दास्तान गोई। हमने बल्कि एक सेशन T2F में किया था जिसमें अय्यार बच्चियों का जिक्र था, यानी कि अय्यारों का जिक्र तो अम्र अय्यार या उम्र अय्यार वगैरह इनका जिक्र सब लोग सुनते हैं, लेकिन दास्तान तिलिस्म उशरवा में अय्यार ख़वातीन भी हैं जो कि साहिरों के उसमें हैं और दोनों का उनका आपस में एक ख़ास किस्म का अफेयर भी चलता है। तो वो भी है। तो वो पेज भी इन्होंने ही की थी, ज़रक़ा ने और ज़ोबी ने। और उनका अभी हमारा इरादा है कि उनके साथ दोबारा दास्तान की जाए। तो कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग इसके लिए आमादा भी हैं, इस पर मेहनत करने के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब क्या दास्तान गोई भी ट्रांसफॉर्म हुई है मीडियम के हवाले से, कि थिएटर से निकलकर क्या सोशल मीडिया पे है, या उसकी प्रेजेंस, या आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि उसको हम उधर लेकर आएँ, छोटे फॉर्म में, छोटे ड्यूरेशन की, लोगों का इंटरेस्ट रिवाइव करने के लिए? नहीं, ऐसी कोई हमें एक तो ये मुझे लगता है कि हमारी ये खाम ख्याल ये है कि लोगों को सिर्फ छोटी चीज़ें पसंद आती हैं। अगर ऐसा होता तो लोग नेटफ्लिक्स पर या इस पर बिंज वॉचिंग नहीं करते, 26-26 एपिसोड्स देख लेते हैं, 30-30 घंटे की चीज़ देख लेते हैं एक साथ। सो बात यह है कि लोग बोर नहीं होना चाहते, लोग रोना भी चाहते हैं, हंसना भी चाहते हैं। ये भी एक बात है, हमने जहन में बनाया हुआ है कि लोग जो है वो सिर्फ हंसना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। लोग बोर नहीं होना, लोग डरना भी चाहते हैं, हॉरर फिल्में भी चाहते हैं। लोग people want to be moved, they don't want to be bored। बिल्कुल। सो एक तो बात ये, दूसरा ये कि हमें ये लगता है कि थिएटर की जो बुनियाद है वो इस बात में है कि लोगों का लाइव इंटरेक्शन होता है। मैं और आप इस जगह पे बैठे हैं, इस जगह की एक एनर्जी है, इस जगह का एक माहौल है, इस जगह में जो तवज्जो आप मुझे इस वक्त दे रही हैं या मैं आपको दे रहा हूँ, मुमकिन है कि यही चीज़ रिकॉर्ड होने के बाद जब लोगों तक पहुँचेगी तो शायद ये इसमें कुछ फ़र्क आ जाएगा। सही है। सो और मुझे लगता है कि थिएटर, आप तो AI का दौर आ रहा है, हर चीज़ रिप्लेस हो रही है, तो जो चीज़ शायद रिप्लेस ना हो सके वो ये ह्यूमन इंटरेक्शन है जो कि सिर्फ थिएटर के स्पेस में ही अवेलेबल होगा। थिएटर से मेरी मुराद कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक परफॉर्मर हो कम अज़ कम और एक उसको देखने वाला, सुनने वाला, उसका तमाशाई मौजूद हो और उनका आपस में इंटरेक्शन हो।
तो ये बिल्कुल कहते हैं ना अप फ्रंट काइंड ऑफ बिल्कुल फेस टू उसकी फेस काइंड ऑफ हम इंटरेक्शन। तो अब कोशिश ये हम अब दो लोग दास्तान सुनने के लिए आते हैं, हम कहते हैं बहुत गुजारिश है आपसे, बल्कि हम उनको ज़ोर देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग बिल्कुल ना करें। हाँ। इसलिए नहीं कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे हम्म, चली जाएगी और कोई उसको देख लेगा, बल्कि इसलिए कि आपकी तवज्जो में खलल पड़ेगा। हाँ। आप जब उसको रिकॉर्ड हाँ। कर रहे हैं तो आप उसको इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। इसकी और दूसरी चीज़ ये कि हम एक बात कहते हैं कि जो चीज़ दिल पे नक्श हो जाए उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। हाँ। और जैसे आपने कहा कि अगर उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है, वो जो एनर्जी है, वो चीज़ तो वो यूट्यूब पे चीज़ नहीं नहीं आएगी। जाएगी उस गो कि हमने खुद भी डाली कुछ चीज़ें हम्म, यूट्यूब पर, हम्म, हमने डाली हुई हैं कुछ हम्म, चीज़ें, लेकिन हम ऑडियंस को इस बात से रोकते हैं कि भाई आप आए हैं ना, तो आपको अगर पूरा इसका लुत्फ़ हासिल करना है, हम्म, तो ये रिकॉर्डिंग छोड़ दें। हम्म, अभी हम हैं, आप हैं, हम्म, अगर रिकॉर्ड करना होगा तो कोई और रिकॉर्ड कर लेगा, वो रिकॉर्ड करके कभी डाल भी देगा, हम्म, वक़्त आएगा कभी, और ना भी डाले तो कोई नहीं, बात हाँ नहीं। ये मतलब ये आज हमारा और आपका इंटरेक्शन है, हम्म, हो सकता है ये इंटरेक्शन कभी ना हो। और सबसे ऑडियंस को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिकॉर्ड करके कहीं डालना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। लोग फ़िल्म के अंदर सिनेमा में बैठे हुए जी, रिकॉर्ड जी। करके उनको लगता है ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इतना सा रिकॉर्ड करके कहीं डालेंगे या ये। अपने मीडिया अकाउंट पर शेयर हाँ, करेंगे या हाँ। कुछ इस तरह हुँ, को, तो कोई ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद अभी शुरू होगा, हुँ, अभी ख़त्म होगा और उसके बाद फिर नहीं होगा। हुँ। तो इसकी कद्र करें, बिल ये फिर नहीं आएगा। अच्छा फवाद खान साहब, ये बताएँ कि अगर कोई दास्तान गोई करना चाहता है, हुँ। उस तरफ आना चाहता है, सबसे पहला काम क्या करे वो? किस किस स्किल के ऊपर फ़ोकस करे? अच्छा, हमने तो जैसे हमने नापस से थिएटर के ऊपर काम किया, हुँ, अदाकारी सीखी, हुँ, तो हमारा बहुत सारा ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो अदाकारी के ऊपर भी है। ठीक सही है। है, अदायगी ज़ाहिर ज़िया साहब हमारे उस्तादों में से हुँ, थे, हुँ, तो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। तो एक तो काम ये कि आपकी एक ख़ास एज़ एन एक्टर लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है जो कि आवाज़ ठीक है। की होती है। तो एक तो ये कि आपको आवाज़ पे कुछ काम करना पड़ेगा। हुँ, एक ऐसी आवाज़ जो कि दूर तक पहुँचे भी, लोगों तक पहुँच हुँ, भी सके, हुँ, हुँ, और सिर्फ़ लोगों तक पहुँचे नहीं, सिर्फ़ चीखम-चिल्ली महसूस ना हो, बल्कि उसमें उतार-चढ़ाव का भी मतलब आप उसमें उतार-चढ़ाव भी कर सकें, हुँ, उसमें अदायगी भी कर सकें, उसका मज़ा भी ले सकें। तो हुँ, एक तो हुँ, आवाज़ का बुनियादी हुँ, काम है। सो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कि थिएटर की तालीम हासिल कर चुके हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले दास्तान की तरफ बढ़ें। हुँ, क्योंकि जो लोग थिएटर की तालीम हासिल करते हैं उनका एक आवाज़ पे तो काम हो चुका बिल्कुल। होता है। हुँ, साथ ही में जो उमूमन हमारे यहाँ जो थिएटर स्कूल्स हैं उधर डिक्शन की क्लासेस होती हैं, हुँ, वहाँ पे उनके शीनक़ाफ़ दुरुस्त किया जाता है, उनको अदायगी का फ़न सिखाया जाता है, जिसका ज़रूरी नहीं है मतलब कि सिर्फ़ उर्दू सिखाई जा रही है। हुँ, मतलब ये है कि वो अदायगी का फ़न वो अंग्रेज़ी पर भी अप्लाई किया जा सकता है, वो पंजाबी पर भी अप्लाई किया हुँ, जा सकता हुँ, है, लेकिन वो अदायगी का फ़न है। हुँ, तो वो चीज़ एक सीख लेने का काम है। तीसरी चीज़ ये कि आपको दास्तान पढ़ना पड़ेगी, ज़बान पे मेहनत करनी हुँ, पड़ेगी। थोड़ा-सा आपको हिम्मत करके, अभी तो बहुत दुनिया में मामलात आसान हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने भी एक वेबसाइट बनाई हुई है, मैं बता ही देता हूँ, हुँ, हुँ, www.udb.gov.pk। ये वेबसाइट मैं खुद सबसे ज़्यादा देखता हूँ। हुँ, आप इसमें उर्दू के जो भी लफ्ज़ चाहिए आप उसको डालिए, उसके फ़ौरन उसके मायने वो बता देता है। हुँ। ये वेबसाइट रेख्ता की डिक्शनरी की वेबसाइट से भी बेहतर है, अच्छा, क्योंकि मैं अभी उस इसमें तरफ आ रही थी। अच्छा, इसमें रेख्ता की डिक्शनरी में असनाद नहीं मिलती। असनाद से हाँ, मतलब ये कि जो भी आपने लफ्ज़ ढूँढा, हाँ, अब आप देखना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, कब का किया हुआ है, तो उसमें आप हाँ, हमारे यहाँ जो जिस तरह से लुग़त लिखी गई है, तो उमूमन हमारे यहाँ जब असनाद लिखी जाती हैं, तो उसमें शुअरा का कलाम मौजूद होता है। आपको पता चल जाता है, अच्छा ये वाला लफ्ज़ जो है, ये तो मीर तक़ी मीर ने हुँ, 1700 में इस्तेमाल हुँ, किया हुँ, था। हुँ। ठीक है? तो वो सब बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, तो वो आप के अब तो मोबाइल के हाथ में हुँ, है, तो उसको इस्तेमाल करें जहाँ दिक्कत हो रही है, और ज़बान ये उसके बारे में पढ़ें, उसको थोड़ा-सा उसके बारे में। अच्छा ये बताइए कि जो यंगर ऑडियंस है आजकल की, उनको मुतवज्जह रखने में और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है दास्तान गोई की, क्लासिकल वर्क्स की जो ऑथेंटिसिटी है, इन दोनों को बैलेंस करना क्या मुश्किल काम है? अच्छा, हमने तो ये देखा कि हमने दास्तान कराची यूनिवर्सिटी में भी परफ़ॉर्म की है, हमने दास्तान ज़ैबिस्ट में भी की है, हुँ, हमने दास्तान लम्स में भी हुँ, परफ़ॉर्म की है, हुँ। और हमें हर जगह से बहुत पज़ीराई मिली है। अच्छा। यानी कि ये बिल्कुल अ,
हर तरह के इलाके में जाके हमने परफॉर्म किया। हम्म, बहुत कम ऐसी जगह हुई हैं जहाँ पे कुछ आवाज़ का मामला ऐसा रहा या तवज्जो का कुछ और हम्म, इस तरह का रहा जहाँ पे लोगों ने उतनी तवज्जो ना दी हो। हम्म, लेकिन उमूमन जहाँ हमने दास्तान की है वहाँ पे लोगों ने दास्तान को पसंद किया है और फिर वो जानना चाहते हैं, उसके बारे में मज़ीद पूछते हैं कि अच्छा ये और कैसे सीखा जा सकता है, हम्म, ये आगे कब होगा, हम्म, वगैरह वगैरह वगैरह। सो जब हमने पहली बार दास्तान करना शुरू की थी तो ख़ुद हमें इस बात का एहसास नहीं था कि ये चीज़ कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। अच्छा, इसके बावजूद कि इसमें ज़बान गाढ़ी है, हम्म, समझना इसको मुश्किल है, लेकिन ऐसा मिसाल के तौर पे अब शायद इसकी एक वजह ये है कि चूंकि ये हमारी ही रूट्स की चीज़ है, हम्म, हमारी ही जड़ों से का ताल्लुक़ है इससे, हम्म। तो वो शायद फ़ौरन लोगों को पकड़ वो लेती है, एहसास तो अभी उनमें, तक हाँ मौजूद है। हाँ, वो अल्फाज कई दफ़ा ये होता है कि कोई लफ्ज़ का उसका माने नहीं पता, हम्म लेकिन वो एहसास पता है। एहसास पता है और हाँ, ओवरऑल जिस्ट जो है वो हाँ, हाँ। सारी बात समझ में ना भी आए, हुँ, कोई बात नहीं। हुँ, मिसाल के तौर पे आज भी शेक्सपियर इंग्लिस्तान में परफॉर्म होता है, हुँ, कोई शेक्सपियर की ज़बान पूरी तरह नहीं समझता, हुँ, लेकिन मोटी मोटी बात हुँ, समझ में आ जाती है। तो उसी तरह से दास्तान में भी सारी बातें सबको समझ में ना आए, हुँ, लेकिन बहुत सारा कुछ का आहंग ऐसा होता है कि वही आपको असरअंदाज कर देता है। हुँ। आपको जो अल्फाज सुनने में आ रहे हैं, आपको महसूस होता है कि हाँ ये तो बड़ी कुछ खूबसूरत सी बातें हो हाँ, रही हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, आप लाइव ऑडियंस के सामने परफ़ॉर्म करते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑडियंस रिएक्शन की वजह से आपको आपने चेंज कर दिया हो, अपनी परफ़ॉर्मेंस में कुछ और डाल दिया हो, कुछ खींच दिया हो, उस तरह से हम्म दास्तान गोई में कुछ वेरिएशन आप ले आए हों? वो होता है। मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा तवज्जो देने वाली अगर हुँ, ऑडियंस होती है तो उसके साथ फिर आप इंटरेक्शन भी उसके साथ और हुँ, तरह का होता है। हुँ, और उसके साथ आप और ठहर ठहर के और हाँ, मज़ा ले ले के हर छोटी छोटी बारीकी को पकड़ने की कोशिश करते हाँ, हैं। जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा तवज्जो नहीं है हुँ, तो कई बार आप भागते हैं कि ताकि उस जगह पे आ जाएं जहाँ पे ये फ़ौरन से हुँ, मुतवज्जो हो जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन हम चूँकि अभी नौमश्किए हैं तो हुँ, हम इम्प्रोवाइज़ उतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। हुँ, सही है ना? वो जो दास्तान गो थे, जो कदीम दास्तान गो थे, वो तो बहुत इस चीज़ पे महारत रखते थे। हम अगर आज इम्प्रोवाइज़ करने के लिए जाएँ तो हम ज़बान छूट जाती है। हाँ, ये सही है? यही, तो वो हम अपने तौर पे दास्तान तैयार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दास्तान लिखें। हाँ, सही है? वो हम छोटा-मोटा करते हैं, लेकिन वो हम पहले लिख लेते हैं। हुँ, अगर कोई पैबंदकारी भी करनी है, इधर से निकाल के इस पोर्शन में डालना है, तो वो पहले से हम लिख के तय करके याद कर लेते हैं, क्योंकि हुँ, हम अभी ज़बान पे उतनी कुदरत नहीं रखते हुँ। कि हम इम्प्रोवाइज़ करें तो वो उसी तरह से उस बैलेंस बरकरार रहे, वो खूबसूरती उसी तरह से कायम रहे, उतना वो अभी हम नहीं करते। अच्छा, जो अब आजकल के दौर के अंदर जो समाजी मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आज की रियलिटी मुख्तलिफ़ किस्म की है, तो क्या दास्तान गोई में अभी भी वही क्लासिकल वर्क्स यूज़ होते हैं या फिर कुछ जदीद चीज़ें भी इस्तेम हो रही, जदीद कहानियाँ भी होती हैं? अव्वल तो दास्तानी अदब पिछले 30 साल में कोई ऐसा लिखा नहीं गया है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि दास्तानी अदब है ही वो चीज़ जो कि सुनाने के लिए लिखी जाए। ठीक है। अगर कुछ लिखा है तो वो उन लोगों ने लिखा है जो कि दास्तान गोई कर रहे हैं। हुँ, जैसे हिंदुस्तान में महमूद फ़ारूक़ी ने दास्तान चौबोली तैयार की। ठीक है। चौबोली एक रिवायती कहानी थी, हुँ, सही है? हमारे राजस्थान में भी और हमारे यहाँ सिंध में भी चौबोली का किस्सा मौजूद है, हुँ, सही है? उसको उन्होंने रीराइट किया ठीक है। ताकि वो अपनी हिंदुस्तान की ऑडियंस को सुनाएँ। इसी हाँ, तरह से हमने भी, जैसे एक था बादशाह, हम एक दास्तान हुँ, सुनाते हैं, वो रिवायती क़िस्से हैं। हुँ, रिवायती क़िस्सों को हमने एक धागे में पिरो लिया हुँ, और उसको हमने सुनाया और कुछ उसमें लवाज़मात कोई कोशिश यही की कि जो रिवायती तरीक़ा है दास्तान का हुँ, उसको बरक़रार रखा जाए और उस तरह से हम दास्तान सुनाएँ। उसमें कुछ सियासी बात भी हो जाती हुँ, है, हुँ। लेकिन ये कोई ऐसे ज़िम्मेदारी नहीं है, हाँ, न कि सिर्फ़ दास्तान हुँ, की बल्कि किसी भी कहानी की, कि उसका काम हो जैसे कि कहानी का मतलब कहानी का मकसद, हर आर्टिस्टिक चीज़ का मेरे ख़्याल में मकसद जो है वो एक ख़ास किस्म की तस्कीन या या तस्कीन अपनी ना कहें, रियलिटी से थोड़ा-सा एक होता है ना फरार। नहीं फ़रार मैं लफ्ज़ मुझे सही नहीं लगता। मेरे ख़्याल में दास्तान में फ़रार के साथ-साथ आपको बहुत सारा कुछ आपका अपना ज़ाती अंदर हाँ, कुरेदने का भी मिल सकता है, हाँ, हाँ। सही है। हालात हज़रा पर भी दास्तान में बात हो सकती है। जो एक बात मैंने
की कि दास्तान के कवायद व ज़वाबित होते हैं। दास्तान में क्रोनोलॉजी कोई बहुत 100% फिक्स्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे अब दास्तान तिलिस्म होशरुबा है, अमीर हमज़ा, अमर अय्यार, ये सब अरब के किरदार हैं, सारी उनकी हरकतें हिंदुस्तानियों वाली हैं। सही है, ये सही एक कह रहे बात। हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि अमर अय्यार जो है वो अचानक निकल के जो है, अब वो बात दास्तान सुना रहे हैं और उसमें जो है वो वहाँ से निकला तो अचानक वो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आ गए। वहाँ लोगों ने कहा अरे यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वक्त निकलोगे तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ। सारा वो सब जंबील वंबील से गोली में एकदम गोली पे आ गए। मगर ये पॉसिबल है दास्तान में, ये दास्तान के नैरेटिव में, उसकी फॉर्म में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप दास्तान अभी सुना रहे हैं और आप उसमें एकदम छलांग मार के हज़ारों साल को जो है वो गायब कर देंगे और आप एकदम प्रेजेंट में चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। ये ऐसा भी आता है कि वो दास्तान बयान कर रहे हैं और किसी जगह पे शेर सुनाए उन्होंने, और शेर सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये वाले अशार जो हैं ये फलाने खैराबादी साहब ने लिखे, उनकी तसनीफ़ है और वो आजकल नवल किशोर प्रेस में नौकर भी हैं। सही है, ये लिखा हुआ है और ये छपा हुआ है। सही है, तो मुमकिन है कि ये कोई परफॉर्मेंस रही हो जो उन्होंने सुनाई हो और उस वक्त वो शायर भी वहाँ पे मौजूद रहे हों उस महफिल में, और वो उन्होंने उसके ऊपर कोई ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि इस किस्म की जो लिबर्टी है वो तो मेरा ख्याल है और किसी आर्ट फॉर्म में, लाइक फिल्म में तो मुमकिन ही नहीं है। जाहिर सी बात है ना, फिल्म में तो नहीं, टीवी में मुमकिन नहीं है, फिल्म में मुमकिन नहीं है, इस किस्म की बल्कि जंप एंड रैंडमनेस। और यस, नॉट जस्ट दिस बट आल्सो मिसाल के तौर पे हम कभी मॉडर्न टेक्स्ट भी सुनाते हैं। मॉडर्न टेक्स्ट से मतलब ये कि इसमें चुगताई को भी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि इसमें चुगताई को सुनाने में मजा आता है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें चुगताई का जो अफसाना हम सुना रहे हैं वो दास्तान है, वो दास्तान नहीं है, लेकिन उसको सुनाने में मजा आता है, इसलिए हम उसको सुना देते हैं। ज़बान का भी उसमें कुछ मजा है, लेकिन इस्मत चुगताई को सुनाने के दौरान आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। हाँ, दास्तान सुनाने के दौरान मिसाल के तौर पे अब एक जगह पे अभी नजरुल हसन सुना रहे थे तो अब वो कहते हैं कि ये बादशाह हमारा दुश्मन है, हाँ। हम इसकी नौकरी नहीं करेंगे, इसने पेट्रोल 140-440 रुपए कर दिया है। ये बिल्कुल बहते हुए निकल जाएगी बात। हाँ। सही है, तिलिस्म होशरुबा में है, मगर वो पेट्रोल 440 रुपए कर दिया है, वो जस्टिफाइड रहेगी, उस जगह पे मौका रहेगा, हंसी भी आएगी लोगों को, उससे मज़ा भी पैदा होगा, आपको ये भी एहसास है कि हाँ ये आज के दौर की बात हो गई, मगर वो सब रवा है, उसमें निकल जाता है, वो उसमें निकल जाता है और उसमें उसकी जगह मौजूद है। वो फॉर्म ऐसी है कि जिसमें आप मिसाल के तौर पे अगर दास्तान सुनाने के दौरान अब एक बार फ़ोन बज गया किसी का, तो दास्तान सुनाते सुनाते मैंने कहा कि अमर अय्यार की ज़ंबील से अचानक आवाज़ आना शुरू हो गई, उसने खंगालना शुरू किया, तो वो निकल आई चीज़, वो मोबाइल निकल आया। तो अब वो मोबाइल जो है जब तक वो कमबख्त बंद नहीं होगा तब तक वो शायर को मार नहीं सकता। हाँ। तो अब आप ये चीज़ दास्तान की फॉर्म में मौजूद है, जो कि एक तरह से आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको वो और किसी उसमें नहीं। तो इसका मतलब है इसके लिए तो आपको ना सिर्फ एक हाजिर दिमागी, लेकिन आपका जो क्रिएटिव जो मैकेनिज्म है दिमाग का, वो भी एक अलग लेवल पे होना चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, अगर इस तरह से करना है। तो मुझे लगता है कि दास्तान मिसाल के तौर पे एक जो दास्तान गोई करने से मुझे लगता है मुझे बेहतर महसूस हुआ, वो ये कि अदाकारी पे भी बड़ा मुझे एक पहले आप जब अदाकारी करने के लिए स्टेज पे जाते थे तो आप ऑडियंस से आंख चुराते थे, हम कि भाई किसी से आंखें मिल गई तो एकदम फोकस आउट हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी दास्तान, क्योंकि दास्तान सारा काम ही इंटरेक्शन का है, तो यू हैव टू इंटरेक्ट, यू हैव डायरेक्टली टॉक टू पीपल, टॉक विद पीपल, उनको एड्रेस करना है, उनसे बात करनी है, उनसे छेड़खानी करनी है, उनके ऊपर कोई जुमला, अगर कोई मौका मिलता है तो कहीं जुमला कस देना है, कोई उनसे बात करनी है, फिर आप दास्तान आगे बढ़ा देंगे। तो वो उस सब से मुझे लगता है कि एक, ये तो नहीं कहता कि मेरी अदाकारी बेहतर हो गई या नहीं हुई, लेकिन एक ऑडियंस का, देखने वालों का खौफ कम हो गया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में कहाँ है दोनों की जो दास्तान गोई का इस वक्त जो सीन चल रहा है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पैरेलल बढ़ रहा है, किस जगह पर है? उधर उन्होंने ज़्यादा काम किया। अच्छा।
उधर उन्होंने उसको फ़रोग़ भी ज़्यादा दिया है। उधर दास्तान गोई में ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी भी ली है, ये बात भी सच है। हम लोग चूँकि कई सारी बातें कह लीजिए कि हम ख़ुद से जो है वो कुछ माशी परेशानियों का भी शिकार रहते हैं। हम सब जितने भी दास्तान गो हैं, अब मीसम नकवी हैं, सही आप जानती हैं, मीसम नकवी टेलीविज़न के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, सही नज़रुल हसन टीवी के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। दास्तान गोई हमारा फुल टाइम काम नहीं है, ठीक है। दास्तान गोई हम साथ साथ करते रहते हैं। यहाँ पे अक्सर व बेशतर लोग हमसे कहते हैं कि भाई दास्तान कर लो, पैसे वैसे तो नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, मौत आ जाएगी उन लोगों को पैसे देने के लिए, सही है। तो हम कहते हैं भाई ये मतलब अच्छा हम ये भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम जहाँ जहाँ दास्तान कर सकते हैं वहाँ दास्तान करें। सिर्फ बहुत ही शायद इक्का दुक्का शाज़ व नादिर कोई लोग होंगे जिनको हमने मना किया होगा पैसे की बात पे, पैसे की वजह से हम कहते हैं जो आप दे सकते हैं हम कर लेंगे। हमने मना किनको किया? जो साहिब सरवत लोग थे, और वो पैसा ना देने के लिए कह रहे फ्री में कर दो, तो वो हम या बहुत कम दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार हमें एक सस्टेन्ड एफर्ट करने के लिए हमें चाहिए, उसके लिए इंजन चलाने के लिए तेल चाहिए, तो वो तेल कहाँ से आएगा? वो तो ये इसका मतलब है ये तो फिर आपका शौक हुआ ना, तो आप क्यों गए इस तरफ? ये दास्तान गोई ने क्यों आपको अट्रैक्ट किया? अच्छा, दास्तान गोई ने अट्रैक्ट क्यों किया, उसकी तो एक बुनियादी वजह है कि हिंदुस्तान से ये दानिश हुसैन आए, इन लोगों ने दास्तान देखी, हमने दास्तान देखी, हमें बड़ा दानिश हुसैन, महमूद फ़ारूक़ी, हमें बड़ा अच्छा लगा ये। अच्छा लगा तक ठीक था, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था। फिर एक बार दानिश हुसैन आए और उन्होंने एक दास्तान गोई के हवाले से, रिवायत के हवाले से लेक्चर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये काम हमें आता है। मैं ये नहीं कि अदायगी का काम हमें आता है, चूँकि हम ज़िया साहब से हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, तो हमें इस काम को शुरू करना है। और उस वक्त इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, सिर्फ चूँकि अदब से वैसे ही लगाव है, ज़बान से लगाव है, ज़बान बहुत खूबसूरत है, उसकी रोज़मर्रा का मुहावरा उसमें बेहतरीन है, तो वो करने में मज़ा आ रहा था, उसको हमने करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इस बात का भी एहसास हुआ कि ये हमारी रिवायती परफॉर्मिंग आर्ट की फॉर्म है, यानी कि हमने नापा में जितनी तालीम हासिल की वो सब वेस्टर्न थिएटर की तालीम है। अच्छा, ठीक है, यानी हम स्टानिस्लाव्स्की पढ़ रहे हैं, सही है। हमने ज़्यादातर जो ड्रामे पढ़े वो वेस्टर्न कैनन के पढ़े, शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, अरस्तू की पोएटिक्स पढ़ी जा रही है। जितना ज़ोर, जितनी तवज्जो अरस्तू की पोएटिक्स पर दी, उसका 10% भी नाट्यशास्त्र पे नहीं दिया, ठीक है। सो दिया, लेकिन बहुत ही कम दिया, बहुत ही सरसरी दिया। और इसकी एक वजह ये भी थी कि जो हमारे उस्ताद थे वो खुद भी इन चीज़ों से इतना वाक़िफ़ नहीं। तो एक तो बात फिर थोड़े अरसे में ये एहसास हुआ कि दास्तान गोई एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी रिवायत का हिस्सा है। तो एक तरह से एक रास्ता मिला कि अपनी रिवायत से जोड़ने का रास्ता यहाँ पे है। तो एक तरह का इट इज़ कॉन्शियसली अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजिंग थिएटर, एन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ डीकोलोनाइजिंग थिएटर, बिकॉज उधर से जो रिवायती मतलब उधर से जो तरीक़ा है परफॉर्मेंस का वो हम सीखते रहे, उसको हम अप्लाई करते रहे। अब मेरी पिछले काफ़ी अरसे से ये कोशिश है कि हम उन जगहों पे जाने की कोशिश करें कि जो हमारी थी, उनको ढूंढें, तलाश करें, उनको अपनाएं। ऐसा नहीं है कि जो हम मतलब अगर मगरबी थिएटर की फॉर्म हमारे दामन में आ गई है तो ऐसा नहीं कि हम उसको दामन को झाड़ दें, लेकिन हमारे पास भी जो था उसको भी हम ज़रा खंगालें, देखें। मिसाल के तौर पर एक बात जो हमारे यहाँ आम समझी जाती है कि अदाकारी एक अलहदा फ़न है, नाचना, रक़्स करना एक अलहदा फ़न है, गाना अलहदा फ़न। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ कभी अलग नहीं थी। यानी पारसी थिएटर करने वाले जितने लोग थे वो नाच सकते थे, गा सकते थे, अदाकारी पहले तो यही होता था, एक था सब कुछ, ठीक है। ये चूँकि मगरबी थिएटर, ख़ासकर अंग्रेज़ी थिएटर जो कि जदीद दौर में परवान चढ़ा, ख़ासकर शेक्सपियर की बात से, अगर आप शेक्सपियर के ड्रामे देखें वो म्यूज़िकल नहीं है, दे आर ऑल वर्डी प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिवायत कायम हुई वो रिवायत थी जिसमें गाना शामिल नहीं था, और फिर वो चीज़ यहाँ पे आई, फिर वो सारे सेपरेट खाने बन गए। ऐसा नहीं है कि खाने पहले से अलग नहीं थे, लेकिन वो सब बन गए। नाट्य शास्त्र में आपको आज भी हमारे यहाँ जितना मौसीकी का काम है, रिवायती रक़्स का है, उसके डांडे जो है वो नाट्य शास्त्र से जुड़ते हैं। और नाट्य शास्त्र इज़ अ बुक दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट, जैसे अरस्तू की किताब तो सिर्फ प्ले राइटिंग के बारे में है कि
प्ले लिखने का क्राफ्ट क्या है, सही है ना, वो थिएटर की फॉर्म के बारे में उतनी बात नहीं करते। नाट्य शास्त्र इज अ फुल कंपेंडियम अबाउट, कंपेंडियम पता नहीं सही लफ्ज़ है कि नहीं, लेकिन इट्स के पूरी उस थिएटर फॉर्म को वो एक्सप्लोर करते हैं कि अदाकार का क्या काम है, उसमें रक्स कैसे होगा, किरदार निगारी कैसे होगी, और इसका मकसद क्या है, रस क्या चीज़ है, भाव क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो उसको हम उनके आज भी हमारे जो कथक करते हैं लोग, मुद्राएं जो वो बनाते हैं, वो उनके रिश्ते जो है वो नाट्य शास्त्र से जुड़ते हैं, और वो सब एक था पहले। तो जैसे पहले वो यात्रा होती थी जो गांव-गांव जाते थे, और तो वो भी फुल परफॉर्मेंस होती थी, उसमें नाच गाना एक्टिंग सब कुछ होता था, एवरीथिंग, और वो फुल एक एंटरटेनमेंट वाली एक चीज़ होती थी ना। जी बिल्कुल। और यहाँ पे भी अब ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अब क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है। लेकिन मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ भी रामलीला रासलीला रचाई जाती होगी ना। उसका क्या तरीका था, उसको कोई देखने में दिलचस्पी रखता हो, अल्लाह जाने अब आज के दौर में कोई उस तरह से होता भी है कि नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ दास्तान गोई, सबसे पहली दफ़ा जब मैंने सुना, मैंने नून मीम राशिद की हसन कुज़ागर सुनी थी, किसी को परफॉर्म करते हुए सुना। उसका मेरे पे वो इम्पैक्ट हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो मैं भुला नहीं सकी। तो वहाँ से मुझे इस तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और तो मुझे बहुत कदर हुई इस आर्ट फॉर्म की। आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? सुना सकते हैं। मैं बस एक बात कहता हूँ, हसन कुज़ागर तो जदीद नज़्म है, जिसको आमतौर पर ज़िया साहब ने सुनाया, बहुत अच्छे से सुनाया, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब तरीके से। मगर वो दास्तान गोई में उसको नहीं शामिल किया जाएगा। मुझे इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हुआ, वहीं से पकड़ा। लेकिन आप जो प्रॉपर दास्तान गोई जो आपको थोड़ा सा, ताकि हमें लोगों को मैं सुना देता हूँ। मैं दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सुना देता हूँ, जिसमें कि आपको बयानिए का भी मज़ा आ जाएगा, और जिसमें कि आपको जब वहाँ पे किरदार आपस में बोलचाल करते हैं तो वो कैसे करते हैं और वो कितनी मज़े की होती है, उसका मैं आपको एक देता हूँ। सो अब बुनियादी बात ये है कि अमर अय्यार, जिनका अय्यारों का बुनियादी काम धोखाधड़ी है, बेवकूफ़ बनाना है, तो अय्यार जो है वो एक उनका आमतौर पे काम ही होता है कि वो किसी की भी शक्ल बना लेते हैं, रंग रोगन है अपने चेहरे पर ऐसा करेंगे, और वो जिस्म में भी तब्दीली, लिबास में ऐसा करेंगे कि वो मर्द से औरत बन जाएंगे, अगर कोई औरत अय्यारा है तो वो मर्द बन जाएगी, और कई बार एक दूसरे की शक्लें भी, मतलब अमर अय्यार की शक्ल कोई सरसर अय्यारा बना लेगी, सही है, और वो बेवकूफ़ बना के उसको पकड़ लेगी। सो इधर अभी ये है कि जी अमर अय्यार को ख़बर मिली है कि वो असद तिलिस्म कुशा को कैद कर लिया है, तो अमर अय्यार एक औरत की शक्ल बनाएगा और जाके असद को आज़ाद करवाएगा। तो अब वो पूरा तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन सिर्फ उसका एक छोटा सा टुकड़ा कि जैसे ही अमर ने असद तिलिस्म कुशा के कैद होने की खबर पाई, तो फ़ौरन ही एक गोशे में ठहर कर, मोम पेच रोशन करके, आईना सामने रख कर, एक औरत नहायत शकीला की ऐसी सूरत बनाई, सारी जरदोज़ी बांध कर दुपट्टा शबनम का ओढ़ा, आँखों में सुरमा दिया, लबों को मिस्सी आलूद किया, मांग में सिंदूर भरा, दस्तों पा को मेहंदी से रंगीन किया, मुरस्साकार जेवर कानों में, और बाकी मौका मुनासिबत से तिलाई व नुकरई पहना, बिरंजी थाल में चौमुख आटे की जला कर रखी, और छम छम करता तिलिस्म होश रुबा की तरफ चला। देखता क्या है कि अजब शहर अजीम शान आबाद है, सड़कें वहाँ की पुख्ता व हमवार बनी, रियाया वहाँ की जवान व हसी। अभी देखिए बयान चल रहा है सर। रियाया वहाँ की जवान व हसी, दुकानें अशियाए उम्दा से ममलू, दुकान वाली हर एक खूब रू, हर समत महजबीनों की तरादारी, नाज व गमजे की गर्म बाजारी, जुल्फ का सौदा अर्जा, नज़ारा खुद अपने ऊपर नाजा। एक अय्यार कहीं किसी तरफ सर्राफा खुला है तो उसके जवाब में किसी तरफ बदसाजा। यह अय्यार यूं ही सैर करता हुआ जब चौक में आया, यहाँ हर किस्म का असबाब उम्दा पाया, कहीं हलवाई, कहीं नानबाई, कहीं कपड़नी सुनकरनी, सब सरमाया हुस्न नाज जमा किए हुए बैठे हुए, हलवाइयों की मिठाई पर शीरी का सामान, जहान की राल टपकती, नानबाइयों के खानों को देख कर नाने हवस सीनों के तन्नूर में पकती।
वाह! अभी इस आगे चलता हाँ, रह सकता हाँ, है। सो हाँ। ये मैंने आपको दिया है बयान कि देखिए सिर्फ मंजरकशी हो रही है, और ऐसा लगा कि हम उसमें पहुँच पहुंच गए। गए। हाँ। अब आपको मैं सुनाता हूँ कि जब किरदार आपस में बात करते हैं तो ऐसा रोजमर्रा और मुहावरे का ऐसा ऐसा लगता है जैसे भाड़ में चने पकड़े हों। अब वो अफरासियाब बादशाह है हुँ। और उसके पास खबर आती है कि भाई अमरैयार को कैद कर लिया है, जुल्मात जादू ने कैद किया है। अफरासियाब की बीवी है मलिका हैरत। तो जैसे ही अफरासियाब के पास ये खबर आती है तो अफरासियाब कहता है कि भाई जुमला सरदार जाएं और मलिका जुल्मात को आज से मेरी बीवी समझकर तस्लीम करें। तो ये कलाम जो मलिका हैरत ने सुना तो तेवरी चढ़ाकर कहने लगी, क्यों साहिब, ये महल तुमने कब किया था? ए मियां जिस दिन से मैं निगोड़ी नसीबों जली तुम्हारे घर पर पड़ी जलती रही, मैं क्या खुशी जो दूसरी आकर खुश होगी? वो तो कहो मेरी तकदीर सीधी थी जो मलिका तिलस्म बनी, वरना वही नौकरी लाचीन ताजदार की तुमको नसीब थी। ये मेरी ही जूतियों का सदका है कि तुम बादशाह बने, तुम मुझको जलाओगे, मेरी पापोश की नोक की झोंक पर सल्तनत है, जहाँ जा बैठूंगी लालों की लाल रहूंगी, मैं क्यों किसी मालजादी को सौत बनाऊं? तो वही मसल है, करता अरमान न करता पशीमान, जिसको तुम्हारी आस रहे वही जाने। वो जो कहते नहीं कि मोजे का घाव मियाँ जाने या पाऊँ। ये सुनकर शहनशाह ने गुरका के बस बस जो मैं ही ऐसा सामरी की कसम ऐसा मर्द हूँ जो अलिफ से बे नहीं कहता, कोई और होता तो नाक काट लेता। ये कलाम जो मलिका हैरत ने सुने और नाक काटने का नाम सुना तो एक दो हत्थड़ अपने मुंह पर मारा, कहने लगी मैं खाक में मिला हूँ उस मरेलिए को जो मेरी नाक का नाम ले, सामरी उसका सत्यानाश खोए। लो साहेब, अभी से उस सौद हरामजादी का ऐसा प्यार हुआ कि उसके बदले नाक हमारी कटने लगी। मैं इसको अपनी एड़ी चोटी पर सदक़े करूँ, इसको वहाँ तसद्दुक करूँ जहाँ मेरी दाई ने हाथ धोए हों। इस मर्दुए की तो वही मसल हुई, देखा ना भाला सदक़े गई खाला। अभी उसकी सूरत नहीं देखी कि उसके बस फेफड़ा तलने लगे, हमारी नाक काटने पर मौजूद हुए। कल को जब वो इनके गले लगकर सोएगी तब तो ये अपने होतों सोतों भर की नाक काटेंगे। वाह! ज़बरदस्त। फवाद खान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया एंड इट वाज़ फैंटास्टिक। बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। इजाज़त बहुत दीजिए। शुक्रिया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एज़ वेल। For more updates, subscribe now and press bell icon.